हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ट्रांसफार्मर लॉ क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं और उन फॉर्मूलों को डिराइव भी करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर लॉसेस क्या होते हैं और ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम एक्सी सर्किट में कहाँ और कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अ ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसमिट एसी पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर एट ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बट द वोल्टेज लेवल में भी चेंज। देखिए, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो बेसिकली एसी पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन आप वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको वोल्टेज को बढ़ाना है या वोल्टेज को घटाना है, आप ये सब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वोल्टेज को अप कर रहे हो तो हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर वोल्टेज को डाउन कर रहे हो तो बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो इस्तेमाल होता है एक्सी सर्किट में किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। इसकी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, तो वीडियो को देखते रहिएगा। ट्रांसफार्मर के बारे में दो बातें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पे काम करता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, ये डीसी पर काम नहीं करता है। दूसरा, कोई भी ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं होता। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लॉस देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। चलिए इसके प्रिंसिपल को भी देख लेते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। माइकल फैराडे एक फेमस फिजिसिस्ट और एक केमिस्ट थे, जिनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंटों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में बहुत योगदान दिया। इंडक्शन का मतलब होता है टू जनरेट और टू इंड्यूस। चलिए अब हम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। The magnitude of induced EMF in a circuit is equal to time rate of change of magnetic flux through the circuit. So mathematically you can say the induced EMF is equal to minus n d phi by dt, where d phi by dt is a rate of change of magnetic flux with respect to time t. So here phi is magnetic flux, and magnetic flux is defined as the number of magnetic line passing a given closed surface. एक given closed surface से जितनी magnetic field line pass कर रही है उसे हम flux बोलते हैं. So phi is b dot a, or you can say ba cos theta, where b is magnetic field, a is cross area and theta is angle between b and a. देखिए, यहाँ पे आपका एक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल फैराडे ने ये तो बताया था कि कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उनने बताया था कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डी फाइव बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अगर मान लीजिए उस पर एन नंबर ऑफ टर्न है तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी एन डी फाइव बाई डी टी। लेकिन फैराडे ने ये नहीं बताया था कि जो करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो अब एंट्री होती है लेंजिस लॉ की। लेंजिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पर काम करता है और ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर भी अप्लाई होता है। इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय हेनरिच लेंजिस इन 1833। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, Faraday's law tells us the magnitude of the EMF produced, but Lentz's law tells us the direction of the current flow. It is stated that the direction is such that it opposes the change in the flux which produce it. इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ पर जो आप नेगेटिव साइन देख रहे हैं, ये लेंजिस लॉ का कंट्रीब्यूशन है। देयरफॉर इट इज समटाइम कॉल्ड फैराडे लेंजिस लॉ। चलिए अब ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। अ ट्रांसफार्मर इज कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ कॉइल्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दे आर वुंडेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर जो कि लेमिनेटेड होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर का डायग्राम काफ़ी सिंपल होता है। ये है कोर, ट्रांसफार्मर का कोर है, और ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है और ये लेमिनेटेड होता है। मतलब ये एक सिंगल पीस नहीं होता है, इसकी शीट्स होती है जिसको कंबाइन कर दिया जाता है। ये लेमिनेटेड क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं बाद में। इसके अलावा यहाँ पर दो वाइंडिंग्स भी होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हम प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं, और इस पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं एनपी से। इसके अलावा राइट साइड में हमारे पास होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको हम सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं, और जो नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एनएस से। ट्रांसफार्मर की कॉइल के लिए कॉपर का इस्तेमाल होता है क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा थिक कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है क्योंकि आप भी जानते हैं रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, जिसकी वजह से कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है।
एक बात और, जो प्राइमरी साइड होती है मतलब जो प्राइमरी कॉइल होती है वहाँ पर हम इनपुट एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हमें सेकेंडरी साइड मतलब सेकेंडरी कॉइल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है और वो इस बात पर निर्भर करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स का वेरिएशन क्या है। देखिए अगर आपने एक्सी सर्किट का डायग्राम देखा है तो आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड होती है वो ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होती है, जबकि उसकी सेकेंडरी साइड होती है वो एक्सी ट्यूब से कनेक्टेड होती है। ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने समझ ली है, अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। ट्रांसफार्मर की वर्किंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड होती है या प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यहाँ पर हम इनपुट एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करता है। जब कॉइल में करंट फ्लो करता है उसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग है, मतलब वो फ्लक्चुएट कर रहा है या अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी फ्लक्चुएट करेगा, वो भी चेंज करेगा। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई। और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ, और इसकी वैल्यू होगी माइनस एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी, वेयर एन पी इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को कन्फाइन करता है। तो हम ये मान के चलते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होती हैं वो ट्रांसफार्मर से एस्केप नहीं करती हैं। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हमारा प्राइमरी में जनरेट होता है उतना ही फ्लक्स हमारा सेकेंडरी से भी लिंक हो जाता है। और ये जो फ्लक्स है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसकी वैल्यू होगी माइनस एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी, वेयर एन एस इज़ अ नंबर ऑफ टर्न इन अ सेकेंडरी कॉइल। देखिए हम ये भी मान के चलते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसका जो रजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगी। और आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स का वेरिएशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी तो वोल्टेज बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी तो वोल्टेज घटेगी। चलिए अब देखते हैं ट्रांसफार्मर लॉस क्या होते हैं और उनके फॉर्मूलों को हम कैसे डिराइव करते हैं। लेट फाई बी द फ्लक्स इन ईच टर्न इन द कोर एट टाइम टी। चलिए हम एज्यूम करते हैं कि कॉइल के हर टर्न पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाई है। जब हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे कॉइल में तो उसकी वजह से यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा और इसकी वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। सो ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल एज वी कॉल इट एज अ back EMF and it has a value which is equal to minus NP, where NP is a number of turns in a primary coil, into d phi by dt, where d phi by dt is the rate of change of magnetic flux with respect to time t। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में क्रिएट होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाएगा, मतलब दोनों में जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो सेम है। सो यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वैल्यू होगी माइनस एन एस, एन एस मतलब नंबर ऑफ टर्न इन अ सेकेंडरी कॉइल, इंटू डी फाइव बाई डी टी विच इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम मान के चलते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल का जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो जो हम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे और जो ईएमएफ यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा उनकी वैल्यू सेम होगी। सो ई पी इज इक्वल टू वी पी। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में क्रिएट होगा वही सेकेंडरी से भी लिंक होगा। इसके अलावा हम यह भी मान के चलते हैं कि सेकेंडरी कॉइल की जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, इसीलिए जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगी। सो बाय अप्रॉक्सीमेशन ई एस इज इक्वल टू वी एस। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर दी इक्वेशन के अंदर हम ई पी की जगह वी पी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन है हम यहाँ पर ई एस की जगह वी एस को लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो न्यू इक्वेशंस हैं। फर्स्ट वी पी इज इक्वल टू माइनस एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी। सिमिलरली वी हैव वी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी।
अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ d5/dt कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर माइनस साइन भी कट जाएगा। जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और इस फॉर्मूले से आप देखेंगे कि जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। यहाँ आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर बताना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे हमें किसी भी तरह का एनर्जी लॉस देखने को नहीं मिलता, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि जो पावर इनपुट है वो पावर आउटपुट के बराबर है। मतलब जो हमारी प्राइमरी कॉइल में जो पावर है, इनपुट पावर है, वो हमारी सेकेंडरी कॉइल की आउटपुट के बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर इनपुट में आप लिख सकते हैं वोल्टेज इन प्राइमरी इंटू करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर आउटपुट, विच मीन वोल्टेज इन सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी। सो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट इन सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। तो अगर हम 3 और 4 को कंबाइन करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा Vs बाई वी पी इज इक्वल टू NS बाई एन पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस। चलिए अब देखते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं होते हैं, इनमें एनर्जी लॉसेस देखने को मिलते हैं। इन्हीं को ही हम ट्रांसफार्मर लॉसेस कहते हैं। और हमें डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर लॉसेस देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है एडी करंट का। द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट इन आयरन कोर एंड कॉजेज हीटिंग। दिस इफेक्ट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। देखिए जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर होता है और 2 वाइंडिंग्स होती हैं। पहली होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम प्राइमरी कॉइल में इनपुट एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्योंकि यह एक फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से आयरन कोर में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आयरन कोर के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं और जिसकी वजह से कोर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। अब एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए आप लेमिनेटेड आयरन कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो कोर होता है वो एक सिंगल पीस नहीं होता, जबकि इसकी पतली पतली शीट्स होती हैं जिनको कंबाइन कर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर। द नेक्स्ट ट्रांसफार्मर लॉस इज हिस्टेरेसिस लॉस। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर रिपीटेडली रिवर्स बाय द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। The resulting loss of energy in the core appear as heat. This is minimized by using magnetic material with low hysteresis losses, for example silicon iron। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कोर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उस पर हम इनपुट एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग होता है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर वो भी क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसकी वजह से जो कोर होगा वो कभी मैग्नेटाइज होगा कभी डीमैग्नेटाइज होगा, जिसकी वजह से कोर के अंदर एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉस कम देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन आयरन। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर लॉस इज रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। इसको हम कॉपर लॉस भी कहते हैं। द वायर यूज फॉर द वाइंडिंग हैज सम रेजिस्टेंस and so energy is lost due to heat produced in the wire. These are minimized by using thick wire or you can say thick copper wire। देखिए हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ज़रूर होता है। अगर वायर करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है तो वायर में हीट प्रोड्यूस होगी और एनर्जी का लॉस होगा। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। दूसरा, थिक कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है जिससे वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और आपको भी पता है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर लॉस इज फ्लक्स लीकेज। नॉट ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी passes through the secondary due to poor design of the core or the air gap between the core. It can be reduced by winding the primary and secondary coils one over the other। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है उतना ही सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स
कोर से एस्केप कर जाता है या लीक कर जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। और ये कोर के पुअर डिज़ाइन की वजह से होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर वाइंड करके हम फ्लक्स लीकेज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। द पावर लॉस अकर्स इन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक ऑयल, solid insulation of transformer is known as dielectric loss. Next is magnetostriction. It is a loss due to humming sound produced by transformer. ट्रांसफार्मर जो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। देखिए, अगर हम ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन को देखें तो आपको डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने एक्सरे सर्किट में यूज़ होने वाले कुछ ट्रांसफार्मर को ही इनके अंदर इंक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए, अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन अ प्राइमरी कॉइल, और इस तरह के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो कम मिलता है, बट करंट की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। एंड फॉर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी एंड देर इज नो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज करंट फॉर दीज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वाइंडिंग वूंडेड ऑन ए लैमिनेटेड आयरन कोर एंड इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। It is used to adjust the voltage applied to the primary of a high voltage transformer. इनमें से कुछ ट्रांसफार्मर हैं जिसका इस्तेमाल हम एक्सरे सर्किट में करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। उनमें से प्रमुख हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरे सर्किट में इसका कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर आपने इस सीरीज़ का पहला भाग देखा है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस पार्ट को ज़रूर देखें। देखिए, एक्सरे सर्किट के अंदर जो फिलामेंट सर्किट होता है वहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। हाई वोल्टेज सर्किट में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, और इनका जो प्राइमरी पार्ट होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है। देखिए, फिलामेंट सर्किट के अंदर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं फिलामेंट को हीटअप करना ताकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हो। क्योंकि यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है बट करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम हाई करंट फिलामेंट में अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फिलामेंट है वो हीटअप हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अभी हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड से एनोड टारगेट पर स्ट्राइक भी कराना है। उसके लिए हमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, जो हम वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से वो होती है वोल्ट के अंदर, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है किलो वोल्ट्स के अंदर। इसीलिए हम यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वोल्ट को किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होना चाहिए, मतलब यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। इसीलिए हम इस वोल्टेज को अप्लाई करने से पहले AC को DC में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होते हैं, कितने टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।